NCERT साइंस क्लास 9 चैप्टर 6 टिश्यूज़ उत्तक। उत्तक क्या होता है? तो इस चैप्टर में हम लोग उत्तक के बारे में ऑल अबाउट सारा चीज़ पढ़ेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो है उत्तक क्या है, उत्तक क्या होता है, व्हाट इज़ अ टिश्यू। तो बाय वेरी सिंपल डिफिनेशन, कोशिका जो अभी पढ़ रहे थे इससे पहले वाले चैप्टर में, कोशिका का ही समूह जो होती है उत्तक होती है। एकदम इजी वे में अगर समझना है तो कोशिका का ही जो समूह होगी, कलेक्शन ऑफ सेल्स जो होगा वो उत्तक होगा। अब देखते हैं जरा सा परिभाषा। एक समान संरचना और एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह, यही जस्ट बता रहे थे, कोशिकाओं के समूह को ही टिश्यूज़ कहते हैं, उत्तक कहते हैं। हाँ, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि एक समान संरचना होगी और एक समान कार्य वो करने के लिए फंक्शन वाले होंगे। यानी परिभाषा क्या होती है कि एक समान संरचना और एक समान कार्य करने वाली जो कोशिकाओं के समूह हैं उन्हीं को उत्तक कहते हैं। बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं उनमें महत्व इनका क्या है? तो बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट कार्य कोशिकाओं के विशिष्ट समूहों द्वारा किए जाते हैं। विशिष्ट यानी स्पेशल कार्य के लिए, स्पेशल वर्क के लिए स्पेशल जो है टिश्यू यूज़ में आता है। कोशिकाओं के ये समूह ही उत्तक बनाते हैं। यानी स्पेशल कोई वर्क है तो स्पेशल एक ही टाइप की सारे सेल आएंगे और कलेक्शन में एक टिश्यू बना लेंगे, उत्तक बना लेंगे, और उसके बाद वो कार्य जो है, वो वर्क जो है, फंक्शन कंप्लीट करेंगे। इससे श्रम विभाजन होता है और जीव की दक्षता बढ़ती है। इससे क्या होगा कि अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग कोशिका का समूह यानी जो टिश्यू यानी उत्तक आएगा तो जीव की दक्षता बढ़ती है, मतलब एफिशिएंसी जो है ना जीव का वो बढ़ जाता है। और श्रम विभाजन भी होता है, कार्य का विभाजन हो जाएगा तो डिवीजन ऑफ लेबर होगा, तो बहुत अच्छे से हर कार्य अच्छे से संपन्न होगा। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पादप उत्तक, यानी इसी का टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं। उत्तक में पहला टाइप जो है पादप यानी प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में क्या है, पादप उत्तकों को मुख्य रूप से दो समूहों में बांटा गया है। ये दो पार्ट में बांटा जा सकता है। एक होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिनको कहते हैं विभज्योतक उत्तक। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है, ये उत्तक पौधे में वृद्धि वाले क्षेत्रों तक सीमित रहते हैं। जहाँ जहाँ ज़्यादा ग्रोथ होगा वहीं पे वृद्धि वाले क्षेत्रों तक सीमित होते हैं और इनकी कोशिकाएं जो होती है निरंतर विभाजित होती रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि इनकी जो सेल होगी ना निरंतर विभाजित होती रहती है, कंटिन्यूसली डिवीज़न होते रहता है उनमें, और इसी को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। अब जो है प्रकार, इसके टाइप क्या होंगे, तो तीन टाइप के हैं। फर्स्ट है शीर्षस्थ विभज्योतक एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम। यानी पहले को बोलते हैं शीर्षस्थ, दूसरे को बोलते हैं अंतर्वेष्ट और तीसरे को बोलते हैं पार्श्व। शीर्षस्थ विभज्योतक, अंतर्वेष्ट विभज्योतक और पार्श्व विभज्योतक। पहले वाले का काम क्या है, तो तने और जड़ की नोक यानी शीर्ष पर होता है। कहाँ होगा, पोजीशन जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि शीर्ष ऐसे नाम से ही लिखा हुआ है, एपिकल है यानी शीर्ष पे होगा, शीर्षस्थ है तो तने और जड़ की जो है नोक पर यानी शीर्ष पे होता है। यहाँ पे देखिए सेम वर्ड है, तो शीर्ष पर होता है और पौधे की लंबाई बढ़ाता है। इनका काम जो है इम्पोर्टेंट है कि ये लंबाई बढ़ाने का कार्य करते हैं। अब दूसरा है अंतर्वेष्ट विभज्योतक, उसमें क्या है कि पत्तियों के आधार या पर्व संधियों यानी नोड्स पर होता है। पत्तियों के आधार पे यानी बेस पे और पर्व संधि यानी नोड्स पर होता है। पार्श्व विभज्योतक जो है वो तने और जड़ की परिधि में होता है। तने या जड़ जो है उनकी परिधि में होता है और पौधे की मोटाई को, गर्थ को बढ़ाता है। यानी पौधे की मोटाई बढ़ाने वाले जो टिश्यू हैं वो पार्श्व विभज्योतक उत्तक यानी लेटरल मेरिस्टेम यानी कैम्बियम इसको बोलते हैं, वो होता है। अब नेक्स्ट जो है हमारा पार्ट 2 वो है स्थायी उत्तक यानी परमानेंट टिश्यूज़। ये उत्तक विभज्योतक उत्तक से बनते हैं। ये विभज्योतक उत्तक से ही बनता है और विभाजन की क्षमता खो चुके होते हैं। ध्यान रखना है कि अब इनमें विभाजन नहीं होगा। वे एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी आकार ले लेते हैं। अब क्या होगा, ये चूंकि अस्थायी उत्तक पर रहे हैं तो ये जो है अपना विभाजन की क्षमता जो है बंद कर देगा और विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी आकार यानी परमानेंट जो है ना शेप ले लेता है।
ना इसमें पहला जो पार्ट है वो है सरल अस्थायी ऊतक यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये क्या होता है, केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने रहते हैं। ये तो हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं कि कोशिका जो है एक ही प्रकार की और एक ही फंक्शन वाली होगी तभी एक स्पेशल टिश्यू बनेगा। और टिश्यू इसलिए बनता है कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। स्पेशल वर्क के लिए स्पेशल टिश्यू होगा तो हमारी एफिशिएंसी हमेशा बढ़ी हुई रहेगी। पैरेनकाइमा, इसमें पहला जो पढ़ना है वो है पैरेनकाइमा। सबसे सामान्य होती है ये और कोशिकाएं इसकी जीवित होती है, ध्यान रखना है। इसके कार्य क्या होंगे, तो भोजन संग्रह करने का और पौधे को सहारा देना, ये दोनों कार्य हो गए। अब क्लोरेनकाइमा जो है वो क्या होता है और एरेनकाइमा। तो क्लोरेनकाइमा जो होता है, जब पैरेनकाइमा में क्लोरोफिल होता है तब उसी को क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। क्लोरेन, यहाँ पे नाम भी है क्लोरेन। क्लोरेन का मतलब हो गया क्लोरोफिल से रिलेटेड यानी प्रकाश संश्लेषण करवाता है और क्लोरोफिल इसमें होता है। एरेनकाइमा जो होता है वो जलीय पौधों में गुहिकाएं जो उत्प्लावन बल प्रदान करती है। आपको पता है उत्प्लावन बल जो फिजिक्स में आएगा तो हम बहुत अच्छे से डिटेल से बताएंगे कि उत्प्लावन बल वो बल होती है जो पानी में जब भी हम लोग जाते हैं तो हल्के महसूस करते हैं ना। हम लोग को पानी नीचे से ऊपर की ओर, पानी या हवा जब भी जहाँ भी हो तरल पदार्थ में हो तो नीचे से ऊपर की ओर हम लोग को यानी ग्रेविटी के अपोजिट, गुरुत्वाकर्षण बल के जो विरुद्ध में हमारे बॉडी को ऊपर की ओर एक फोर्स लगाता है, उसी को उत्प्लावन बल कहते हैं। तो एरेनकाइमा जो होती है वो जलीय पौधों में गुहिकाएं जो उत्प्लावन बल प्रदान करती है यानी तैरने में मदद करवाती है उनको। ये तो था एरेनकाइमा के बारे में। अब है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या होती है, तो कोशिकाएं जीवित होती हैं इनमें और कोने पर अनियमित रूप से मोटी होती है यानी कॉर्नर पे ये अनियमित रूप से मोटी होगी और कोशिकाएं इसकी जो होती है वो लिविंग वाली होती है, लिविंग सेल होती है। तो नेक्स्ट उसके बाद इसका कार्य क्या होगा कोलेनकाइमा का, पौधे में लचीलापन जो है फ्लेक्सिबिलिटी लाती है। ये पौधे जो लचीला होते हैं, झूलते रहते हैं और झूला बना के उन पे हम लोग झूलते भी हैं, तो इनमें लचीलापन कहाँ से आता है, यही कोलेनकाइमा जो है टिश्यू है ना, इसी के कारण आती है पौधे में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। ना इसके बाद है एस्क्लेरेनकाइमा। एस्क्लेरेनकाइमा ये क्या होता है, तो इसकी कोशिकाएं मृत होती है यानी डेड सेल से बनी होती है और इनकी भित्ति जो है लिग्निन के कारण मोटी होती है। इनकी भित्ति जो है यानी सेल वॉल जो होती है वो लिग्निन इनमें होता है, इनके कारण मोटी होती है। इनके कार्य क्या होंगे, तो पौधे को कठोरता और यांत्रिक शक्ति प्रदान करना है। जैसे नारियल का रेशा, आप जानते हैं नारियल का रेशा कितना कठोर होता है, छीलने में कितना मेहनत करना पड़ता है। तो कार्य इनकी क्या होगी, पौधे को कठोरता और यांत्रिक शक्ति प्रदान करना होता है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जटिल अस्थायी ऊतक। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जटिल अस्थायी ऊतक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं यानी इसमें सेम टाइप का कोशिका नहीं होगा, ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होंगे जो मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती है। जो मिल जाते हैं, कॉम्प्लेक्स सुन के ही लग रहा है कि एक जैसा होगा नहीं, इसमें मिक्सचर वाला होगा, बहुत सारे अलग अलग टाइप का सेल जो है वो मिला हुआ होगा, लेकिन काम करेगा वो एक ही प्रकार का काम करता है, एक इकाई की तरह कार्य करती है। अब इसी में पहला जो होता है वो जाइलम, बहुत फेमस है, उसके बारे में पढ़ना है। जाइलम क्या होता था, तो कार्य क्या होते थे, जल और खनिजों को जड़ से पौधे के अन्य भागों तक ऊपर की ओर संवहन करना। तो जाइलम जो है वो करता क्या है, तो जल और खनिजों को जड़ से पौधे के अन्य भागों तक ऊपर की ओर संवहन करना, यानी नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। ये जाइलम हमेशा जल और खनिज को ऊपर ले जाता है। घटक क्या होगा इसमें, क्या क्या होते हैं, तो ट्रैकीड होते हैं, वाहिका होते हैं, जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम फाइबर होते हैं। यानी इनमें 4 घटक होते हैं। पहला होता है ट्रैकीड, फिर होता है वाहिका, फिर जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम फाइबर ना। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है फ्लोएम के बारे में। इसका दूसरा जो टाइप है वह है फ्लोएम। फ्लोएम का कार्य क्या होगा, तो पत्तियों में बने जो भोजन होते हैं उसको पौधे के अन्य भागों तक संवहन करना। यानी जाइलम के अपोजिट ये वर्क करता है, वो तो जल और खनिज को ऊपर ले जाता था। अब फ्लोएम क्या करेगा, तो पत्तियों में बने जो भोजन होते हैं उनको पौधे के अन्य भागों तक पहुंचा देता है, संवहन कर देता है। इनमें घटक क्या क्या होते हैं, तो पहला होता है चालनी नालिका, दूसरा होता है साथी कोशिका, तीसरा होता है फ्लोएम पेरेनकाइमा और
चौथा होता है फ्लोएम फाइबर। तो ये चारों ना उनके घटक होते हैं ना। इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है थर्ड टॉपिक इस चैप्टर का, वो है जंतु उत्तक यानी एनिमल टिश्यू। यानी अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो प्लांट टिश्यू पढ़ रहे थे, यानी पौधे के उत्तक जो है उनके बारे में डिटेल से जान रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे जंतु उत्तक के बारे में, यानी हम लोग के अंदर, जीव जंतुओं के अंदर जो टिश्यू होता है उनकी क्या विशेषता होती है, कितने टाइप होते हैं, वो सारे। तो जंतु उत्तकों को मुख्य रूप से चार प्रकारों में बांटा गया है। जंतु उत्तकों को मुख्य रूप से 4 प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहले जो पढ़ेंगे एपिथीलियमी उत्तक के बारे में, एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। इनका कार्य क्या होता है, शरीर को ढकने और बाहरी सुरक्षा प्रदान करने वाले उत्तक होते हैं। यानी हमारे बॉडी का आउटर कवर जो है, ऊपर का सारा कवर जो है, यानी हमारी जो स्किन है उनके अपर पार्ट जो होते हैं शरीर को ढकने और बाहरी सुरक्षा प्रदान करने वाले उत्तक से बने होते हैं। इसी उत्तक को एपिथीलियमी उत्तक कहा जाता है। यह शरीर के अंदर की गुहाओं यानी कैविटीज़ को भी ढकता है। हमारे शरीर के अंदर की जो गुहाओं होती है यानी कैविटीज़ होती है उनको भी ढकने का काम करता है, मतलब एक तरह का प्रोटेक्टिंग लेयर है ये। इनके प्रकार क्या क्या होंगे, तो उनके आकार और कार्य के आधार पर इनके प्रकार जो होते हैं वो कितने होते हैं, आइए चलते देखते हैं। तो इनके प्रकार 3 प्रकार के ये होते हैं। पहला होता है सल्की यानी स्क्वैमस, दूसरा होता है कॉलमनर यानी स्तंभाकार, स्तंभ के जैसा, और तीसरा होता है घनाकार यानी क्यूबॉइडल शेप का। तो देखते हैं, सल्की जो होते हैं एपिथीलियम उत्तक, वो चपटी और पतली कोशिकाएं होती हैं। यानी उदाहरण कहाँ का ये पाया जाएगा, तो आहार नली में ऐसा पाया जाता है और मुंह का स्तर में ये पाया जाता है। स्तंभाकार जो होते हैं यानी कॉलम जैसे जो बने होते हैं एपिथीलियम, वो कहाँ होंगे, स्तंभ जैसी तो लंबी कोशिका होती है, और कहाँ कहाँ होगा, आंत के भीतरी स्तर में ये पाए जाते हैं। जो इंटेस्टाइन हमारा होता है ना, जो भोजन पचाता है, छोटी आंत बड़ी आंत, उनके वो भीतरी स्तर को निर्माण करने में वहाँ पाए जाते हैं। घनाकार क्यूबॉइडल जो होगा एपिथीलियम, वो होता है घन के आकार का यानी क्यूबॉइडल शेप का की कोशिकाएं होती है, और कहाँ होता है, तो वृक्कीय नली जो होती है ना उनका अस्तर बनाता है। वृक्क यानी हमारा किडनी, वहाँ का अस्तर वो बनाता है ना। इसके बाद जो पढ़ना है सेकेंड टाइप का जो टिश्यू है उत्तक, संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू। ये होता क्या है, इनके कार्य क्या होते हैं, तो शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से जोड़ना, यानी हमारे बॉडी में जो अलग अलग अंग हैं उनको एक दूसरे से जोड़ने का ये कार्य करते हैं और उन्हें सहारा देते हैं, जोड़ते भी हैं और सहारा भी देते हैं। इनकी कोशिकाएं एक मैट्रिक्स यानी तरल या जेली या कठोर में धसी रहती है। इनकी कोशिकाएं जो है मैट्रिक्स में धसी रहती है। जो मैट्रिक्स कैसा होगा, या तो तरल होता है, जेली जैसा होता है, या कठोर होता है ना। अब इसके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो संयोजी उत्तक का पहला प्रकार जो है वो ब्लड कहलाता है, रक्त। तरल मैट्रिक यानी प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इसके बारे में पहले भी हम कक्षाओं में पढ़े हैं, तो प्रीवियस क्लास में भी देखे हैं कि हमारे जो ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। तरल मैट्रिक्स प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। इनके कार्य क्या हो जाएंगे, तो गैसों, पचे हुए भोजन और हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ उनका परिवहन करता है। यानी बॉडी के सब चीज़ों का, अंदर में जितने इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, अगर उनको एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो ब्लड ही होता है जो उनको परिवहन करवाता है। यानी ट्रांसपोर्ट का मीडियम ब्लड सारा ट्रांसपोर्ट का वर्क करता है। कार्य जो है गैसों, पचे हुए भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ, जो जिसको भी परिवहन करना हो, ये सारा परिवहन का कार्य कौन संभालता है, तो रक्त संभालते हैं। अब जो दूसरा संयोजक उत्तक है वो है अस्थि, हमारा बोन कठोर मैट्रिक्स यानी कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। कठोर मैट्रिक्स यानी कैल्शियम और फास्फोरस से हमारा बोन बना होता है, अस्थि बना होता है। कार्य क्या होगा इसका, तो शरीर को आकार देता है और ढांचा प्रदान करता है। शरीर को आकार देना और ढांचा प्रदान करना, इसका 2 कार्य हैं। अब इसके बाद उपास्थि है, कार्टिलेज। इसमें क्या होता है, तो प्रोटीन और शर्करा से ये बने होते हैं और उस मैट्रिक्स में धसी होती है इनकी कोशिकाएं। यानी प्रोटीन और शर्करा से बने जो मैट्रिक्स होते हैं उनमें इनकी धसी कोशिकाएं होती हैं, उनमें इनकी कोशिकाएं धसी होती है। जैसे कि उदाहरण में कान और नाक कार्टिलेज का ही बना होता है। अब है कंडरा।
टेंडन, इसको क्या कहते हैं, कहाँ होती है ये, तो पेशी को अस्थि से जोड़ने वाला जो उत्तक है ना, संयोजी उत्तक, उसी को कहते हैं कंडरा या टेंडन। स्नायु क्या होता है, लिगामेंट, तो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, ध्यान रखना है, अगर पेशी को अस्थि से जोड़ेगा वो टेंडन होगा, लेकिन अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला लिगामेंट्स होता है। अब एरियोलर क्या है, तो एरियोलर वह उत्तक है जो त्वचा और मांसपेशियों के बीच पाया जाता है, त्वचा और मांसपेशियों के बीच पाया जाने वाला जो उत्तक है, संयोजी उत्तक है, उसी को एरियोलर कहा जाता है। अंगों के भीतर की खाली जगह को ये भरता है, हमारे अंग जहाँ भी खाली जगह वहाँ पे होता है तो उसको ये भरने का काम करता है, एरियोलर। इसके बाद हमारा है वसामय यानी एडिपोज उत्तक, वो क्या करता है, वसामय उत्तक त्वचा के नीचे पाया जाता है, हमारे जो स्किन होती है उसके नीचे पाया जाता है, और वसा का संग्रहण करता है, जो हमारे फैट्स होते हैं ना उसको स्टोर करता है, उष्मारोधी का कार्य भी करता है, यानी हमें ठंडा से बचाने का, यानी उष्मा हमारा ना निकले ज़्यादा, ना ही ज़्यादा हम ठंडे हों, ना ज़्यादा गर्मी हमारे मतलब गर्म हो, मतलब उष्मा को रोध यानी रोकने का कार्य हमारे बॉडी के लिए करता है, मेंटेन रखता है, हमारा टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। अब जो इसके बाद का है वो है पेशी उत्तक, मस्कुलर टिश्यूज़। इसके कार्य क्या होंगे, पेशी उत्तक के कार्य, तो शरीर में गति के लिए जो जिम्मेदार है वो यही पेशी उत्तक है, यानी हमारे बॉडी में जहाँ भी मोशन, जैसे भी हम लोग मोशन करते हैं ना, टोटल मोशन के लिए यही जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है पेशी उत्तक, मस्कुलर टिश्यू। कोशिकाओं को पेशी रेशे कहते हैं, इसके कोशिका जो होती है ना उनको पेशी रेशे कहते हैं। प्रकार क्या होगा, तो ऐच्छिक पेशी यानी रैखित पेशी, स्ट्रिएटेड मसल, दूसरा है अनैच्छिक पेशी यानी अरेखित पेशी, स्मूथ मसल, और तीसरा है कार्डियक पेशी यानी हृदय पेशी, तीसरा क्या था, कार्डियक पेशी या हृदय पेशी यानी कार्डियक मसल। तो चलिए पहले वाले पार्ट पे चलते हैं। ऐच्छिक पेशी ये क्या होता है, रैखित पेशी भी बोलते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार ये कार्य करती है, हम जैसा इच्छा करेंगे वैसा ही कार्य ये करेगी। जैसे हाथ पैर की मांसपेशियां, हम अगर हाथ उठाना चाहते हैं, पैर उठाना चाहते हैं, पैर नीचे रखना चाहते हैं, पैर आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो भी हम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं वो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करने में मदद करवाती है। रैखित पेशी इसको बोलते थे ऐच्छिक पेशी यानी एस्ट्रिएटेड मसल। अब दूसरा है अनैच्छिक पेशी और रेखित पेशी। और रेखित पेशी किसको बोलते हैं, तो स्मूथ मसल है होता है, ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, हम जो चाहेंगे वैसा कार्य नहीं करेगा। जैसे आहार नली, आहार नली को हम तो नहीं ऑर्डर देते हैं कि अभी खाना पचाना है, अभी खाना नहीं खाएंगे, अभी नहीं पचाओ, या जल्दी से पचाना है, स्लो पचाना है, उसको हम लोग कुछ ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, यानी हमारी इच्छा के अनुसार वो कार्य नहीं करता है। रक्त नलिकाएं होती है, रक्त नलिकाएं में भी जो है और रैखित पेशी ही होती है, यानी वो हमारे ऑर्डर पे नहीं वर्क करता है, वो खुद से वर्क करता है। कार्डियक पेशी या हृदय पेशी ये तीसरा पेशी था। इसमें क्या है कि जीवन भर बिना थके लयबद्ध संकुचन और विश्राम करती है, यानी संकुचन और विश्राम करने वाली पेशी होती है। अनैच्छिक भी इसको बोलते हैं, यानी जीवन भर बिना थके लयबद्ध संकुचन यानी रिद्म में काम करती है और विश्राम भी करती है, ये कार्डियक पेशी होती है। अब लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक क्या होता है, नर्वस टिश्यूज़। कार्य क्या होगा, तो हमारे पूरे बॉडी का नर्वस सिस्टम ना इसी की बनी होती है, तो कार्य इसका क्या है देखते हैं। शरीर में संदेशों को भेजने और प्राप्त करने का कार्य करती है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि तंत्रिका उत्तक का कार्य क्या है, हमारे पूरे बॉडी में सिग्नल जो भेजता है यही भेजता है, और रिसीव भी यही करता है, संदेशों को भेजता भी है, प्राप्त भी करता है। इसमें कोशिकाएं कौन सी होती है, तो तंत्रिका कोशिका होती है, जिसको न्यूरॉन कहते हैं। ये हमारी बॉडी की बहुत अच्छी कोशिका मानी जाती है, जो पूरा सिग्नल भेजने और रिसीव करने में कार्य करती है, जिसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है। अब आते हैं न्यूरॉन 1 मीटर तक लंबा हो सकता है, यानी न्यूरॉन जो है बहुत लंबी, हमारी बॉडी की अगर सबसे बड़ी कोशिकाओं में से एक न्यूरॉन भी है, और न्यूरॉन ही हमको लगता है सबसे बड़ी कोशिका भी होती है। यह मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में पाया जाता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में पाया जाता है। न्यूरॉन 1 मीटर तक लंबा होता है, यानी सबसे लंबी कोशिका हमारे बॉडी की यही होती है। और तंत्रिका कोशिका इसी को न्यूरॉन कहते हैं, तंत्रिका कोशिका को ही। और वर्क क्या इसका था कि संदेशों को भेजने और प्राप्त करने में
प्राप्त करने का कार्य करती है। ये था इस चैप्टर का टोटल टॉपिक्स। अ लॉट ऑफ थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। अ लॉट ऑफ थैंक्स अगेन एंड अगेन।